उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। हालांकि एक भी मौत सामने नहीं आई। एक्टिव केस की संख्या घटकर 312 हुई। 131 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि भी हुई। उत्तराखंड में सियासी हलचल हुई तेज। निर्दलीय विधायक राजकुमार ने बीजेपी में घर वापसी की। कांग्रेस और बीजेपी के टिकट से 2 बार रहे हैं विधायक। और देवभूमि में लगातार आफत की बारिश लगातार जारी। भूस्खलन से ग्रामीणों में खौफ। सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। मलबे के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक सुबह के 10:30 बज चुके हैं। उत्तराखंड का खासकर जिक्र करेंगे। बात सबसे पहले कोरोना के घटते मामलों की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अब कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन सावधानी सतर्कता बरतनी होगी। और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको फटाफट से बताते हैं। 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है, यानी एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 312 रह गई है। इस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आ गया है और बड़ी तेजी से ब्लैक फंगस की संख्या भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रही है और लोगों में खासकर ब्लैक फंगस की समस्या पाई जा रही है। ऋषिकेश का हम जिक्र करते हैं तो ऋषिकेश एम्स में कहीं ना कहीं ऐसे मरीजों की तादाद लगातार बढ़ने लगी है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि एक और मामला ब्लैक फंगस का सामने आ गया है। अगर बात करें हम ब्लैक फंगस की, तो ये कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस से मौतों का आंकड़ा कुल बढ़ गया है और एक और मरीज ब्लैक फंगस का पाया गया है। हालांकि प्रशासन का जब हम जिक्र करते हैं तो प्रशासन लगातार काम कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि निगरानी रखने का काम किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर खासकर इस वक्त। संचित, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, एक भी मरीज की मौत सामने नहीं आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले जिस तरीके से ऋषिकेश एम्स में हम देख रहे थे कि पिछले दिनों तादाद मरीजों की बढ़ी थी, अब एक और मामला सामने आया है। क्या जानकारी? देखिए, हम आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के मामलों के बीच ब्लैक फंगस आया, तो लोगों के मन में डर था कि ब्लैक फंगस के साथ साथ ये कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का जो कहर था, लोगों के मन में डर पैदा करता था। जिसके बाद सरकार द्वारा इसकी जागरूकता से लोगों के बीच लाया गया कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद लगातार जो इसकी तैयारी और इसकी दवाई मार्केट में सर्कुलेट करी गई, उसके बाद आप देखिए कि जो ब्लैक फंगस का जो कहर था वो कम हुआ। लेकिन आप देखिए कि अभी ऋषिकेश एम्स में एक ब्लैक फंगस का मरीज मिला और साथ ही साथ कोरोना की बात अगर उत्तराखंड के अंदर करें तो कोरोना के केस भी आप देखिए उत्तराखंड के अंदर इस वक्त कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते अगर रविवार की बात करें तो रविवार को 17,000 के आसपास, करीब 17,400 के आसपास कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आए। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में बताई जा रही थी, जो कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड के अंदर देखी जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक गति कोरोना की धीरी हुई है। लेकिन ब्लैक फंगस के अगर केसेस की बात करें तो ब्लैक फंगस के केसेस अब शायद उत्तराखंड में धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल ब्लैक फंगस की अगर स्थिति की बात करें तो ब्लैक फंगस की स्थिति भी उत्तराखंड के अंदर सामान्य होती नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर ऋषिकेश का एम्स का हम जिक्र करते हैं तो ऋषिकेश एम्स में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं दवाइयों की किल्लत है, खासकर ब्लैक फंगस को लेकर। और ये भी कहा जा रहा था कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की तरफ से भी वहां पर निरीक्षण किया गया है। क्या खासकर जब हम देखते हैं ऋषिकेश एम्स को, तो दवाइयां पूरी हैं, व्यवस्थाएं वो की गई हैं जो सरकार की तरफ से दावा किया गया है? संचित, देखिए यार, मैं आपको बता दूं कि बात अगर दवाइयों की करें, बात अगर व्यवस्थाओं की उत्तराखंड के अंदर करें और ब्लैक फंगस को लेकर के अगर खास कर करें तो मैं जो अभी रिपोर्ट के मुताबिक अगर अभी बात करें तो जो दवाइयों की कमी उत्तराखंड के अंदर देखने को शुरुआती दौर में मिल रही थी। जब ब्लैक फंगस आया था उत्तराखंड के अंदर, तब शायद दवाइयों की जो कमियां थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो सरकार पूरे दावे के साथ ये बात कह रही है कि उत्तराखंड में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, तीनों ही बीमारियों से लड़ने के लिए जो दवाइयां हैं, जो उपकरण है, वो उत्तराखंड के अंदर सुनिश्चित कर लिए गए हैं
और अगर किसी भी तरीके की महामारी के रूप में ये बीमारी उभर के सामने आएगी तो उत्तराखंड इससे पूरा डैमेज कंट्रोल करने के लिए तैयार है यहाँ। और ये बयान है जो अधिकृत जो अधिकारी है और उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उनके द्वारा बयान जारी किया गया है। ठीक है संचित, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर लगातार सीएम ये दावे कर रहे हैं कि दिसंबर तक हर एक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन खासकर लग जाएगी, क्योंकि हर मंच रुड़की हो या फिर टिहरी हो, जब भी सीएम पहुंच रहे हैं तो वैक्सीनेशन का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा खासकर 2022 को लेकर तय किया गया और अब हम हर मंच से सुन भी रहे हैं। तो क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से जारी है, कि ग्रामीण इलाकों में भी आप देखते हैं, उन पहाड़ी इलाकों में जहां पर गाड़ी तक नहीं जा पाती है, वहां पर क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है? देखिए आप आपको बता दूं कि उत्तराखंड में करीब 300 के लगभग जो अधिकृत वैक्सीनेशन केंद्र है वो खोले गए हैं, जिसमें लगातार वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और बात आपने करी पहाड़ी क्षेत्रों की, बात आपने ऐसे क्षेत्रों की करी जहाँ पर सड़कों का अभाव है या सड़कें इस बरसात के वजह से टूट गई है, तो वहां पर भी वैक्सीनेशन का कार्य लगातार तेजी से जारी है। और उत्तराखंड धीरे धीरे जो वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रखा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा, तो उत्तराखंड धीरे धीरे उस वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य पूरा होना है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप देखिए कि लगातार उत्तराखंड के अंदर प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सरकार का लक्ष्य है वो दिसंबर तक पूरा कर लेगी सरकार, क्योंकि देखिए आगामी जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसपे विपक्ष जरूर जो सत्ताधारी पार्टी उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उसको घेरने का काम करेगी। और उसको लेकर के जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने रखा है उसको कहीं ना कहीं दिखाते हुए जो वोटर है उनको लुभाने का काम किया जाएगा कि जो तैयारियां थी उसको सरकार को अगर समय रहते पता चल जाता है और सुनिश्चित कर लेती है। और तीसरी लहर की तैयारियां सरकार ने सुनिश्चित की है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम सरकार ने कराया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड सरकार का माना जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात सियासत की करते हैं उत्तराखंड के, क्योंकि चुनाव होने हैं 2022 के अंदर और आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से बीजेपी तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल उत्तराखंड के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है, आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे देते हैं। ये कहा जा रहा है कि निर्दलीय विधायक राजकुमार ने बीजेपी में वापसी कर ली है और उनकी घर वापसी हो गई है, और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी की टिकट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, जिनका नाम का जिक्र हम कर रहे हैं। हालांकि सीएम धामी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है राजकुमार को। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि निर्दलीय विधायक राजकुमार जब बीजेपी में वापस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसका फायदा मिलना तय है 2022 के अंदर, क्योंकि जिस इलाके से विधायक है कहीं ना कहीं पूरा प्रभुत्व का है और उस इलाके को साधने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। हालांकि इस तस्वीर को आप देखिएगा, जिस तस्वीर के काफी मायने हैं, क्योंकि बीजेपी में वापसी हो गई है निर्दलीय विधायक राजकुमार की, और कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को साधने की कोशिश इस वक्त उत्तराखंड की सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी सरकार आज तक रिपीट नहीं हो सकी है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि अभी जब सत्ता में वो बरकरार है तो एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सकेगी, क्योंकि तैयारियां उस तरीके की जा रही है। फिलहाल इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। हालांकि ये काम क्या परिणाम लेकर सामने आएगा वो तो 2022 का वक्त बता पाएगा, लेकिन तमाम जानकारी और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। 2022 का समय बेहद नजदीक है और हम देख रहे हैं कि पार्टी में किस तरीके से लोगों को शामिल किया जा रहा है। हालांकि इस विधायक का जब हम जिक्र करते हैं तो ये निर्दलीय विधायक हैं, राजकुमार इनका नाम है, और ये कांग्रेस और बीजेपी की टिकट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी में इनकी घर वापसी हो रही है, कि बीजेपी से भी ये 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इन्होंने इस बार निर्दलीय रूप में लड़ा और इनकी जीत भी हासिल हुई, इसलिए ये अपने इलाके में बेहद प्रभुत्व रखते हैं, प्रभावशाली हैं, इसलिए हर एक वर्ग को साधने की कोशिश ये करते हैं। जिस विधायक का जिक्र हम कर रहे हैं राजकुमार का,
और इसी के तहत बीजेपी अब अपनी पार्टी में इन्हें शामिल कर लिया है और आगे आने वाले समय में जरूर इसका फायदा मिलेगा। हालांकि बीजेपी इसे घर वापसी का नाम दे रही है, क्योंकि पहले ये बीजेपी में थे, उससे पहले कांग्रेस में रहे, उसके बाद निर्दलीय से चुनाव लड़ा और अब एक बार फिर बीजेपी के हो गए हैं। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी जो लगातार काम कर रही है और लोगों को लाने का प्रयास कर रही है, तमाम उन चेहरों का जिन चेहरों को खासा जनता पसंद करती है, क्या 2022 में ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं जीत का रास्ता तय कर पाएगा या नहीं, ये तो खैर वक्त बता पाएगा। लेकिन अहम जानकारी, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करें तो पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों को बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में अब बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी, बशर्ते अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिले। क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अब पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी आगे आने वाले समय में। क्योंकि हमने देखा कि सीएम के चेहरे में बदलाव कर दिया गया, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। और क्या इस चेहरे पर दांव जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, क्या वो फिट बैठेगा, ये भी 2022 का वक्त बता पाएगा। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त बड़ी दे रहे हैं उत्तराखंड से, क्योंकि निर्दलीय विधायक राजकुमार अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी बीजेपी में उनकी घर वापसी हो गई है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, आप चुनावों को कवर करते रहे हैं और लगातार रिपोर्ट भी हम तक फाइल करते रहे हैं। अब जब घर वापसी हो गई है निर्दलीय विधायक राजकुमार की, कितना फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं होगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस इलाके से वो विधायक है, पूरा प्रभुत्व इनका है और हालांकि जो सिक्का फिट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्या वो जीत का रास्ता दिला पाएगी खासकर बीजेपी को? हाँ, बिल्कुल हर्ष, बता दूं कि राजकुमार जो है उत्तराखंड में दलित चेहरे के तौर पे एक बड़े नेता के तौर पे स्थापित हैं। आपको बता दूं कि 2007 में इन्होंने देहरादून की सहसपुर विधानसभा से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे बीजेपी के टिकट पे। 2012 में इनको टिकट नहीं मिला और ये बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। इसके बाद 2017 में भी बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया और ये पुरोला से चुनाव लड़े निर्दलीय और वहां से जीते। बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, तो एक तरह से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया है और उसके बाद एक बयान दिया है कि कांग्रेस में दलित और पिछड़े वर्गों की बहुत उपेक्षा होती है और उसकी उपेक्षा और अपमान से आहत होकर के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो निश्चित रूप से उनके इस बयान का असर पूरा पड़ेगा चुनाव में और उनके आने का भी असर पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने में इस समय पूरे प्रदेश में नंबर 1 पार्टी है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले देहरादून के ही धनोल्टी विधानसभा से जो निर्दलीय विधायक थे प्रीतम सिंह पवार, बीजेपी ने उनको भी ज्वाइन कराया और उसके बाद अब राजकुमार, अब एक और विधायक पे उसकी नजर है। तो इस तरह से देखे राजकुमार के ज्वाइन करने के बाद जो कांग्रेस है वो एक तरह से इकाई के आंकड़े पे पहुंच जा रही है, क्योंकि अभी उसके टोटल 11 विधायक 2017 में जीत करके आए थे, जिसमें से अब राजकुमार के ज्वाइन करने के बाद 10 बचे, उसमें एक इंदिरा हृदय का स्वर्गवास हो गया, तो 9 विधायक ही कांग्रेस के पास बचे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए अपना कुनबा बचाए रखना, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखना और पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में जाना। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी जो सत्ता में है उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल उठा हुआ है, ऊपर है और उसके साथ ही चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने में भी वह नंबर 1 पे है। लगातार एक रणनीति के तहत कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है, उनके कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़ रही है और अपने कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करके साथ में लेकर के चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ ही महीनों में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए बीजेपी के आला कमान ने। तो निश्चित रूप से इसका एक ये संदेश गया है कि धीरेन्द्र, लेकिन एक फॉर्मूला जो हम देखते हैं जो बीजेपी बखूबी चुनाव से पहले इस्तेमाल करती है, क्योंकि कई चेहरे होते हैं जो दूसरी पार्टी से लाए जाते हैं। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि उन्हीं के चेहरे हैं वही कमाल कर पाएंगे, हालांकि बीजेपी के पास कोई चेहरे नहीं है। कितना ये सही आप इसे कहेंगे? क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हम खासकर देख रहे हैं 2022 को लेकर जिस तरीके से जितेंद्र प्रसाद का शामिल होना हुआ, कई नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने शामिल हुए हैं, हालांकि और चेहरे भी हैं। और उत्तराखंड में इसी तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी कवायद कर रही है कि चेहरों को लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या जो बीजेपी के पास अपने चेहरे हैं वो इतना कमाल नहीं कर पाएंगे जो दूसरे चेहरों को लाने की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है? देखिए हर्ष, बीजेपी के पास चेहरों की अगर बात करें तो उनके पास अब
फिलहाल एक ही चेहरा वो बताते हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे मोदी मिरेकल भी कहते हैं। तो उसी के आधार पे चुनाव लड़ेंगे, वही सबसे बड़ा चुनावी चेहरा होगा। आपने देखा होगा, वो चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, वहां पर उनके जो शीर्ष नेता है प्रदेश स्तर को यही कहते हैं कि चुनावी चेहरा हमारे पास सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके ही चेहरे पे हम वोट मांगने जाएंगे और हमें जनादेश मिलेगा। लेकिन इन सबके इतर जब चुनाव होता है, चुनाव को महाभारत कहते हैं, सबसे बड़ा युद्ध कहते हैं लोकतंत्र का, और उसके लिए सेना चाहिए, आर्मी चाहिए, और वो जो कार्यकर्ता होते हैं या इस तरह के जो पदाधिकारी होते हैं वो उसका रोल अदा करते हैं। तो इसके लिए पार्टी को मजबूत बनाना, लोगों को जोड़ना, अपने विचार का एक तरह से विस्तार करना, संगठन को और दृढ़ करना, ये सारा बीजेपी की प्राथमिकताओं में रहता है और यही सब करते हुए बीजेपी दिखाई देती है। आपने देखा होगा, मणिपुर हो या गोवा हो, जहां या पंजाब या मध्य प्रदेश हो, वहां भले बीजेपी स्पष्ट बहुमत में नहीं आई, लेकिन सरकारें उसकी रही। तो बीजेपी जोड़ तोड़ में भी माहिर है और अपने संगठन को एकजुट करके आगे बढ़ाने में भी माहिर है। तो इसलिए कांग्रेस के सामने उत्तराखंड की बड़ी चुनौती है। अब आपको मैं बता दूं, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के गणेश गुजियाल, उन्होंने कहा चलो राजकुमार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उनका टिकट पक्का किया हुआ था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र फर्क पड़ता है। ये कहते हैं नेता कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, और वो फर्क 2022 के अंदर भी बखूबी दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, कांग्रेस की भी जानकारी आपको बखूबी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं, क्योंकि आफत की बारिश लगातार लोगों को परेशान कर रही है। और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको उत्तराखंड से देंगे, क्योंकि देवभूमि में आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। और खबर यह भी आ रही है कि भूस्खलन से ग्रामीणों में कहीं ना कहीं खौफ है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है खासकर लोगों को। मलबे के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मलबे के कारण ये कहा जा रहा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो चला है। हालांकि उसे खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है, कवायद की जा रही है, और स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरीके से जुटा हुआ है, जब खासकर लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें भूस्खलन की, तो भूस्खलन की तस्वीरें लगातार उत्तराखंड से हमें देखने को मिलती आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मलबा हटाने के लिए मशीनों की खासकर मदद ली जा रही है। इस वक्त की ताजा जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मौसम विभाग कहता है कि आगे आने वाले दिनों में अभी उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश जारी रह सकती है, क्योंकि कभी बारिश हो रही है तो कभी भूस्खलन की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल धनराज गर्ग फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन एक हफ्ते और भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि भूस्खलन की तस्वीरें खैर हम देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कई सड़कें बंद हो गई हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग भी बंद हुआ है। क्या प्रशासन इस वक्त कर रहा है ताकि आमजन को समस्या का सामना ना करना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में बारिश एक आफत बनकर बरस रही है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं और तमाम रास्ते भी बंद हो रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए हाईवे बद्रीनाथ की या गंगोत्री धाम की, तो वहाँ के रास्ते भी लगातार बंद चल रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार इस पर काम भी कर रहा है। तमाम मशीनरी के द्वारा मलबे को हटाने की कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। साथ ही जिस तरीके से जनता को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, उसके लिए भी प्रशासन लगातार वहाँ पर मुस्तैद है और तमाम रास्ते खोलने की कवायद लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है। नहीं, यदि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी किया है कि अगले 7 दिन तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अभी की बात करें तो अभी राजधानी देहरादून की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार अभी भी जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बारिश जरूर हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी धूप खिली हुई है और गर्मी उमस भरी हो रही है। जी चलिए ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल धनराज ये जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है ताकि रास्तों को खोला जा सके, खासकर आम लोगों को परेशानी ना हो और पर्यटकों को परेशानी का सामना खासकर ना करना पड़े। लेकिन मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारी बारिश का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। एक हफ्ते तक यही तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है।
जिक्र फटाफट से करते हैं कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पर कर रही है। और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है और खबर यह भी आ रही है सामने कि हमारी सरकार आने के बाद बेरोजगारी पर प्रहार करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और कांग्रेस रोजगार गारंटी योजना की बात भी कर रही है और सीधे सीधे हमला बोल रही है बीजेपी पर। और आज उत्तराखंड सहित देश का युवा आक्रोशित है, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, यानी कटाक्ष है। ये जो शब्द हम आपको बता रहे हैं ये कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष किया गया है। उस वक्त की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो बेरोजगारी पर प्रहार करेंगे और हर एक युवा को रोजगार देने का काम किया जाएगा। ये दरअसल कहा जा रहा है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई होती है वो तो 2022 के बाद का वक्त बता पाएगा। हालांकि अगर बात करें हरीश रावत की, तो हरीश रावत ने ट्विटर पर रोजगार गारंटी कार्ड की बात भी कह दी है, यानी दांव पूरी तरीके से खेल दिया है कि किस तरीके से युवा को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि युवा वर्ग क्या चाहता है ये कांग्रेस बता रही है। और कांग्रेस ये कह रही है कि उत्तराखंड का युवा कांग्रेस चाहता है। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है, कटाक्ष कर रही है। और कांग्रेस ये दावा भी ठोक रही है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तैयारी हम देख रहे हैं कि किस तरह पर है, क्योंकि हरीश रावत पंजाब की कमान संभालने में बिजी हैं। और बात अगर प्रीतम सिंह की करें तो प्रीतम सिंह हालांकि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर हर एक चेहरा बड़ा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर है उस वक्त की, क्योंकि लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है, चाहे फिर वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हो, कोरोना में उभरी अव्यवस्थाओं पर हो या फिर कुछ और। कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं बीजेपी पर और बीजेपी उसका पलटवार कहीं ना कहीं दे रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती रही है समय समय पर। और पुष्कर सिंह धामी भी जब जब मंच पर आते हैं तो कटाक्ष कांग्रेस पर किया जाता है और ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने जो विकास उत्तराखंड के अंदर नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिखाया है। हालांकि अगर बात करें, कांग्रेस ये कह रही है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा और खासकर बेरोजगारी पर प्रहार करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और ताजा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति आखिर क्या है और कांग्रेस किस तरीके की तैयारी उत्तराखंड के अंदर कर रही है। हालांकि लगातार वार पलटवार का दौर भी हम देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम आगे आने वाले समय के लिए तैयार हैं और बूथ लेवल पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर भी आपको खासकर नजर आएंगे जब कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हरीश रावत की बेटी खुद उत्तराखंड के अंदर कमान संभाल रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस वक्त कमान संभाले हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अब जनता समझ चुकी है और बीजेपी को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। ये दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग इस वक्त उत्तराखंड में हालात क्या है, खासकर राजनेताओं को लेकर, क्योंकि राजनेता इस वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं और एक दूसरे पर बाण चलाने का काम किया जा रहा है, तीर छोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो बीजेपी ने वादे किए थे वो बीजेपी पूरे नहीं कर पाई, अब वो कांग्रेस करेगी और खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार किया जाएगा और रोजगार लोगों को दिया जाएगा। इस वक्त की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।